तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कि इस समय भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,24,794। वहीं 51,824 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,726 लोगों ने इस महामारी से अपनी भारत में जान दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा देश की जनता को बताएं कि चीन की सेना ने भारत के कितने क्षेत्र पर कर लिया है कब्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बताए कि चीन की सेना ने लद्दाख में भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में गोदी मीडिया पर हमला बोलते हुए बीजेपी के नेताओं को भी नहीं छोड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान और तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से पूरे देश में गोदी मीडिया ताल ठोककर हल्ला बोल बोलकर पूरे देश में कहता है कि कोरोना महामारी मुसलमानों और तबलीगी जमात ने फैलाई है, लेकिन अब जब चीन का मुद्दा आया है तो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता किस तरह से चुप बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें सांप सूंघ गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान का मुद्दा आता है तब गोदी मीडिया खूब बोलता है और बीजेपी नेता भी खूब विवादित बयान देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में मिले पुरा अवशेष पर रार। लोक का दावा सम्राट अशोक के समय के हैं, अंश नहीं है हिंदू धर्म की मूर्तियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या से राम मंदिर को लेकर ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि समतलीकरण के दौरान मिली मूर्तियों से अब विवाद पैदा हो गया है। लोग का कहना है कि समतलीकरण के दौरान खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वह हिंदू धर्म के शिवलिंग या मूर्तियां नहीं बल्कि बौद्ध स्तंभ है। इसी के साथ लोग ट्विटर पर बौद्ध धर्म की कलाकृतियां और समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष की तस्वीर साझा कर तुलना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर भी बौद्ध स्तंभ अयोध्या ट्रेंड करने लगा है। इससे पहले ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद खान ने दावा किया था कि जो अवशेष भूमि समतलीकरण के दौरान मिले हैं वे हिंदू धर्म से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर अब मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा है कि हम अयोध्या में बौद्ध स्थल मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरह से राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मूर्तियां खुदाई में मिल रही हैं वह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं और हिंदू धर्म से कोई भी मूर्तियां जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के सभी बाबाओं ने दावा किया था कि भूमि समतलीकरण के दौरान जो भी मूर्तियां मिल रही हैं वह हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर शिवलिंग मिला है। तो ये काफी बड़ी टकरार हो चुकी है अब राम मंदिर के बीच। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा लोग की अगर अभी मदद नहीं की तो होगी आर्थिक तबाही। जहां दोस्तों आपको बता दें कि श्रमिकों और किसानों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। आज राहुल गांधी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लिया था और इसी बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आज उनकी मदद नहीं की, उनके खाते में 7,500 रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं डाले, अगर उनको राशन का इंतजाम नहीं किया, अगर प्रवासी मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योगों की प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट की घड़ी में मदद नहीं की तो आने वाले समय में आर्थिक तबाही आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को इस समय कर्ज की जरूरत नहीं है पर उन्हें सीधी मदद की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब आवाज उठाएं, देश का सवाल है दलों का नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करोड़ों गरीबों की जान चली जाएगी भूख के कारण। तो ये राहुल गांधी ने काफी बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल इनके खातों में 7,500 रुपए डालें जिससे कि ये अपने घर का खर्चा चला सके। तो देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसका क्या जवाब देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने का पुलिस को आया मैसेज, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाकर उन्हें जान से मार देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें ये मैसेज यूपी पुलिस के 112 हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर
किसी अज्ञात शख्स ने भेजा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैसेज में लिखा है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देगा क्योंकि वह मुसलमान के जान के दुश्मन है। जहां दोस्तों आपको बता दें ये धमकी भरा मैसेज उत्तर प्रदेश की पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने दावा किया है कि इस शख्स के बारे में थोड़ी जांच मिली है और थोड़े सबूत मिले हैं, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कितना बड़ा जो है धमकी दी है योगी आदित्यनाथ को जान से मारने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के राहत पैकेज पर भड़की ममता बनर्जी, कहा 1 लाख करोड़ के नुकसान पर 1000 करोड़ का दिया है पैकेज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से चक्रवाती अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी, इस तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को 1000 करोड़ का राहत पैकेज भी दिया था, लेकिन ये राहत पैकेज ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। अपनी नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कैसा पैकेज दिया है इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी नहीं बताया है कि इस पैकेज का पैसा कब हमको मिलेगा। वहीं आगे ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि हमारा खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर 56,000 करोड़ रुपया बकाया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा को हुआ कोरोना वायरस, सभी को सुरक्षित रहने की दी सलाह। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता को अब कोरोना वायरस हो गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर देश को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझ में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए मैं अगले कुछ दिनों तक जो है अपने घर पर ही रहूंगा और अपने आप को जो है क्वारंटीन करूंगा। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के नेता को अब कोरोना वायरस हो चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विपक्षी दलों की बैठक में बोली सोनिया गांधी, मजदूरों के मुद्दे पर सरकार फेल, पैकेज भी भद्दा मजाक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है। इसमें 22 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इसी बीच जो है सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर असमंजस में है और न ही उसने इससे निकलने की कोई रणनीति तैयार की है। संकट इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद ये एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। वहीं सरकार मजदूरों के मुद्दे पर फेल रही है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर सोनिया गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल ने अम्फान तूफान में बंगाल व उड़ीसा को मदद देने की पेशकश, लिखी बड़ी बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच अम्फान तूफान से जूझ रहे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीएम को मदद का आश्वासन केजरीवाल ने दिया है। उन्होंने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम ट्वीट कर जानकारी दी है। सबसे पहले उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए ट्वीट करते हुए लिखते हुए कहा कि आदरणीय ममता दीदी, दिल्ली के लोग की ओर से मैं चक्रवात अम्फान की वजह से हुई तबाही से उबरने में पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति समर्थन एवं एकजुटता प्रकट करता हूं। कृपया बताएं कि हम इस संकट की घड़ी में क्या मदद कर सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि उड़ीसा के लोगों को प्रति एकजुटता प्रकट की है और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मदद की पेशकश की है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया है और काफी बड़ी बात कही है, क्योंकि कोरोना संकट से दिल्ली पहले ही तबाह हो चुकी है और दिल्ली सरकार लगातार अन्य राज्यों की भी मदद करने के लिए सामने खड़ी है। तो ये काफी बड़ी खबर है केजरीवाल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, अब बिहार में भी उनके ऊपर मामला हो चुका है दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम केयर फंड को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए बनाए गए राहत कोष को लेकर अब जो है सोनिया गांधी पर एक और मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य के बाद अब बिहार में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पटना के कड़कंडा बाग थाने में भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके पंकज सिंह ने ये केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाकर सोनिया गांधी ने लोगों को भड़काया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504
505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखते हैं आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। वहीं आपको बता दें कि पंकज सिंह के अनुसार पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस के ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है, जबकि पीएम केयर फंड में कोई भी आदमी छोटी से छोटी राशि को भी जमा कर सकता है और इसमें किसी भी तरह की धांधलीबाजी नहीं है। तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया है।